इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के इकोनॉमिक्स को और इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और यह वीडियो नंबर 6 इस चैप्टर का। इसके पहले 5 वीडियोस किए हैं मैंने इस चैप्टर के ऊपर। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप सारे वीडियोस इस चैप्टर के देख सकते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर में हम पढ़ के आ रहे हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं सेक्टर्स के बारे में इंडियन इकोनॉमी के। लेकिन अभी तक हमने 2 तरीके का डिवीजन पढ़ा था सेक्टर्स का। पहला तो प्रोडक्शन के आधार पर कि आखिर किस तरीके का प्रोडक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं सेक्टर से, उसके आधार पर। और दूसरा हमने पढ़ा कि किस तरीके का एम्प्लॉयमेंट हम जनरेट करते हैं अपने इकोनॉमी में, उसके आधार पर। तो प्रोडक्शन के आधार पर हमने डिवीजन किया था प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में। और एम्प्लॉयमेंट के आधार पर हमने डिवीजन किया था ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। और अब हम डिवीजन करने वाले हैं ओनरशिप के आधार पर, यानी किसी एक खास कंपनी की या किसी एक खास सर्विसेज का मालिक कौन है, इसके आधार पर हम डिवीजन करेंगे। तो डिवीजन के 2 हिस्से हैं, पहला पब्लिक और दूसरा प्राइवेट सेक्टर। 2 तरीके से हम डिवीजन करते हैं। तो देखिए, अगर किसी एक खास कंपनी का मालिक या फिर उसके एसेट्स का मालिक और सर्विसेज प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी अगर सरकार के पास है तो इसे हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं, पब्लिक सेक्टर का फर्म कहते हैं। उसी तरीके से कोई खास कंपनी है या फिर कोई खास सर्विसेज प्रोवाइड करने का कोई फर्म है, उसका एसेट और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका मालिकाना हक अगर किसी एक खास व्यक्ति के पास है या किसी खास कंपनी के पास है तो उसे हम प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। तो अगर हम पब्लिक सेक्टर के एग्जांपल लें तो उसमें हमारा रेलवेज आ जाता है और पोस्ट ऑफिस आ जाता है। और इसी तरीके से अगर हम प्राइवेट फर्म का एग्जांपल लें तो उसमें हमारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी आ जाता है और इसके साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज आ जाता है। तो देखिए, अगर हम एक्टिविटीज़ की बात करें प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर के जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं उनका एक मुख्य उद्देश्य होता है, वो होता है प्रॉफिट कमाना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करना। और उनके जो सर्विसेज होते हैं, उन सर्विसेज को लेने के लिए हमें ज़्यादा पैसे देने होते हैं और किसी एक खास व्यक्ति को या किसी एक खास कंपनी को। और जो पब्लिक सेक्टर होता है, पब्लिक सेक्टर का मेन मोटो प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। जैसे कि अगर आप सरकारी कंपनी को देखें, जैसे रेलवे को देखें, तो रेलवे जो है, रेलवे आपके जितना किराया होना चाहिए उससे कम किराए पर आपको सफ़र कराती है। उसका रीज़न ये है कि क्योंकि उसका काम प्रॉफिट कमाना नहीं है, उसका काम है लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो इसके साथ ही जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट पैसे जुटाती है दूसरे तरीके से, टैक्स के जरिए या फिर किसी और तरीके से, और इन सर्विसेज पर खर्च करती है ताकि सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके लोगों को। और आज के दिन में अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट बहुत तरह की चीज़ों पर खर्च करती है और बहुत तरीके की एक्टिविटीज़ पर खर्च करती है। तो आखिर ये एक्टिविटीज़ होते क्या हैं और गवर्नमेंट इन चीज़ों पर खर्च क्यों करती है, इस चीज़ को यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर हमें पब्लिक सेक्टर फर्म्स की ज़रूरत क्यों है और पब्लिक सेक्टर फर्म्स को क्यों होना चाहिए, इस तरीके का एक हम देखेंगे। तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक सोसाइटी को ज़रूरत होती है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक सोसाइटी को चाहिए, जो कि प्राइवेट सेक्टर हमेशा प्रोवाइड नहीं कर सकता है। और प्राइवेट सेक्टर अगर प्रोवाइड कर भी देता है तो हम उसे अपने लिए अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वो रीजनेबल कॉस्ट पर नहीं होती है। क्यों? उसका रीज़न ये है कि देखिए, बहुत सारे जो चीज़ें होती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना होता है, जो कि एक तरीके से प्राइवेट सेक्टर की कैपेसिटी से बाहर है। प्राइवेट सेक्टर उतना खर्च नहीं कर सकती है, और अगर वो खर्च करने लगे तो वो टिकेगी ही नहीं मार्केट में। और इसके साथ ही अगर वो कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है तो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए उसे हजारों, लाखों, करोड़ों लोग से पैसे एक तरीके से लेने होंगे। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो उसके लिए एक बहुत ही मुश्किल होती है। और इसके बावजूद अगर वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है और सर्विसेज प्रोवाइड करने के बावजूद उसका जो रेट होगा, यानी कि जो वो चार्ज करेगी अपने सर्विसेज के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। फॉर एग्जांपल, अगर वो रोड्स का कंस्ट्रक्शन हो गया, ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन हो गया, रेलवेज हो गए, हार्बर्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना हो गया, इरिगेशन प्रोवाइड करना हो गया, और भी बहुत सारी काम है। तो ये सभी काम को गवर्नमेंट जो है वो करती है, और इसके लिए वो काफ़ी पैसा खर्च करती है, और ये एक तरीके से इंश्योर करती है कि ये फैसिलिटीज़ एवरीवन, सभी लोगों को मिले। तो आखिर गवर्नमेंट ऐसा करती क्यों है? उसका रीज़न ये है कि जो रोड्स हम यूज़ करते हैं, जो रेलवेज हम यूज़ करते हैं, या जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ करते हैं, उसको अगर प्राइवेट सेक्टर बनाए, तो प्राइवेट सेक्टर अगर बनाती है इसे,
तो उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस चार्ज करेगी। फॉर एग्जांपल अगर सोचिए कि आज आप रेलवे में घूमते हैं, रेलवे से जाते हैं, आपको 10 रुपये का टिकट लगता है। अगर वही काम अगर कोई प्राइवेट सेक्टर करती है और अपने प्रॉफिट्स को जोड़े और भी सारी चीज़ों को जोड़े, तो वो 10 रुपये का टिकट आपको 20 रुपये का, 30 रुपये का हो सकता है। इसलिए प्राइवेट सेक्टर इन सभी चीज़ों को नहीं करती है। और इसी तरीके से अगर प्राइवेट सेक्टर कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है तो वो उसमें अपना प्रॉफिट भी जोड़ती है, लागत भी जोड़ती है। सभी चीज़ें जोड़ने के बाद वो एक तरीके से सस्ते दामों पर इलेक्ट्रिसिटी हमें नहीं मिल पाएगी जितना कि हम एक तरीके से नॉर्मली यूज़ करते हैं। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार इन चीज़ों को करती है, ब्रिजेस बनाती है, रेलवेज प्रोवाइड करती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, डैम बनाती है, ताकि अगर कोई समाज में गरीब से गरीब तबका है जो कि इन चीज़ों को महंगे दामों पर अफोर्ड नहीं कर सकता है, उन्हें भी इन चीज़ों को एक तरीके से इन चीज़ों की सुविधा मिल पाए। तो इसके अलावा बहुत सारी ऐसे एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको गवर्नमेंट को सपोर्ट करना बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है अगर उसको छोड़ दिया जाए या फिर वो अपने प्रॉफिट के हिसाब से उस हिसाब से काम करे तो वो उन बिजनेसेस को या फिर प्रोडक्शन को जारी ही नहीं रखेगी जब तक उसमें गवर्नमेंट जो है वो चेंज ना करे या फिर उनको इनकरेज ना करे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, तो इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो प्राइवेट सेक्टर द्वारा बनाया जाता है। और अगर प्राइवेट सेक्टर अपनी मर्जी से इलेक्ट्रिसिटी के दाम तय करे अपने प्रॉफिट के हिसाब से, तो उसका प्राइसेस जो है होगा वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा। और इस वजह से जो स्मॉल स्केल यूनिट्स हैं या फिर जो गरीब परिवार हैं वो बिजली को अफोर्ड नहीं करने पाएंगे, और उसके वजह से स्मॉल स्केल यूनिट्स को बंद करना पड़ेगा। और इस वजह से बहुत सारे जॉब लॉस होंगे और बहुत सारे परिवारों को अंधेरे में जीना पड़ेगा। तो इस वजह से जो गवर्नमेंट है यहाँ पर स्टेप इन करती है और प्रोड्यूस करती है और सप्लाई करती है इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही सस्ते दामों पर, ताकि जो इंडस्ट्रीज़ हैं, छोटे इंडस्ट्रीज़ या फिर बड़े इंडस्ट्रीज़, वो उसको अफोर्ड कर सकें। और जो परिवार हैं जो कि एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं, गरीब परिवार, वो इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करना जारी रख सकें। तो इसी तरीके से जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो वीट को और भी दूसरी चीज़ों को, वीट, राइस, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों को फार्मर्स से एक फेयर प्राइस पर खरीदती है, यानी एक ऐसे कीमत पर खरीदती है जिस पर किसानों को प्रॉफिट हो, और उसको वो स्टोर करती है गोडाउन्स में और फिर उसको सस्ते दामों में जाकर कंज्यूमर्स को बेच देती है राशन शॉप्स के ज़रिए। और इसके बारे में आपने पढ़ा होगा तो फूड सिक्योरिटी के बारे में क्लास 9th के चैप्टर 4 में। तो देखिए गवर्नमेंट जो है उसको कुछ खर्चे भी उठाने पड़ते हैं, कुछ जो इसमें जो इस पूरे प्रोसेस में जो लॉस होता है वो गवर्नमेंट को उठाना पड़ता है। और इस तरीके से जो सरकार है वो फार्मर्स को भी सपोर्ट करती है और इसके साथ साथ कंज्यूमर्स को भी सपोर्ट करती है, यानी गरीब किसान है उसे सस्ते दामों पर अनाज मिल जाता है, और उसके साथ ही जो किसान है गरीब बीपीएल धारी परिवार है या फिर गरीब आदमी है उसको अनाज मिल जाता है, और इसके साथ ही जो किसान है उसको एक अच्छा कीमत मिल जाता है उसके प्रोडक्शन के लिए, और वो अपनी खेती को जारी रख सकता है। और इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जो कि एक तरीके से सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो देखिए इसलिए जो सरकार है उसको इस पर खर्च करना बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से ज़रूरी हो जाता है और बहुत ही कंपलसरी हो जाता है। तो देखिए प्रोवाइडिंग हेल्थ, यानी हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटी को प्रोवाइड करना सभी लोगों के लिए एक तरीके से बहुत ही बेसिक नेसेसिटी है और बहुत ही मस्ट है सरकार के लिए। और इसके साथ ही हमने इस चीज़ को डिस्कस किया है इन इशूज़ को फर्स्ट चैप्टर में। तो देखिए इसके अलावा एक अच्छे स्कूल चलाना, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, खासकर जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, ये एजुकेशन ये एक तरीके से ड्यूटी है सरकार की। और इंडिया में जो इलिटरेट पॉपुलेशन का जो साइज है वो वर्ल्ड में वन ऑफ द लार्जेस्ट है, यानी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंडिया में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा नहीं कहेंगे, वन ऑफ द लार्जेस्ट, यानी सबसे ज़्यादा में से एक है संख्या में। और इसी तरीके से अगर हम बात करें इंडिया के हेल्थ की, तो इंडिया में जो इंडिया के जो चिल्ड्रंस है उनमें से आधे से ज़्यादा माल नरिश्ड हैं, और उसमें से करीब क्वार्टर जो हैं वो क्रिटिकली इल हैं। और हमने पहले ही इन्फेंट मोर्टालिटी रेट के बारे में पढ़ा था, और जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें उड़ीसा जो आ जाता है, मध्य प्रदेश आ जाता है, जहाँ का इन्फेंट मोर्टालिटी रेट 87 है और 85 है। इस चीज़ के बारे में हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। और ये जो है, ये नंबर जो है, ये एक तरीके से वर्ल्ड में हाईएस्ट हैं, और इसको अगर हम कंपेयर करें वर्ल्ड के सबसे गरीब देशों से, उनसे भी ज़्यादा ये है। जो कि अफ्रीकन कंट्रीज़ में जो गरीब देश हैं उनसे भी कंपेयर करें तो उनका भी इतना नहीं है जितना कि हमारे इंडिया में उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इन राज्यों का है। तो इसके अलावा जो गवर्नमेंट है उसको इस बात पर भी अटेंशन देने की ज़रूरत है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है
उसमें आपको सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी मौजूद हो, हाउसिंग फैसिलिटीज़ भी मौजूद हो, और इसके अलावा जो गरीब हैं उनको फूड भी मिले और न्यूट्रिशन भी मिले। और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो सबसे गरीब व्यक्ति है देश में या फिर एक खास इलाके में, उसको इग्नोर ना किया जाए। और इसके अलावा जो वैसे इग्नोर्ड इलाके हैं जहाँ पर अभी तक डेवलपमेंट नहीं पहुँच पाया है, वहाँ पर खर्च जो है उसको बढ़ाया जाए ऐसे एरिया में, और डेवलपमेंट को वहाँ भी लाया जाए। तो ये एक तरीके से सरकार की जिम्मेदारी है। इसके बाद देखिए यहीं पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।